Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are starting our new chapter, new topic learning. Learning आज हम देखेंगे learning क्या होती है, इसके process क्या है, how many types are there in learning, यानी हम different types of learning को जो है वो discuss करेंगे यहाँ पर. Learning is the one of the most important characteristics of human being is their capacity to learn. An individual starts learning immediately after his birth. Our personality, our habits, skills, knowledge, attitude, and interest is largely the result of learning. यानी हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी जो खसूसियात हैं उनमें से एक खसूसियत जो है वो लर्न करने की है, यानी सीखने की। और ये अमल जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है और टिल अपनी एंड तक, टिल डेथ तक जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है और फ़र्द जो है वो लर्न करता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हैबिट्स, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, ये तमाम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसमें हमारा एटीट्यूड आ जाता है, हमारा एप्टीट्यूड आता है, हमारा इंटरेस्ट है, ये तमाम लर्निंग की बदौलत होते हैं। ऑल ओवर अडेप्टिव एज वेल एज मेल अडेप्टिव, अब हमारी तमाम वो खसूसियात या वो खूबियाँ जिनको हम अडेप्ट करते हैं और वो खामियाँ जो कि मेल अडेप्टिव हमारा बिहेवियर होता है, एंड कोग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव बिहेवियर फॉर्म बाय लर्निंग प्रोसेस। और हमारा जो बिहेवियर है, चाहे वो हमारी कोग्निशन की बदौलत हो, सोचने समझने की सलाहियत की बदौलत हो, या वो हमारे अफेक्टिव मोड पे हो, यानी हमने फील करके उन चीज़ों को जो है वो सीखा हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लर्निंग के थ्रू होती हैं। These are the vital important in helping the individual to adapt to his environment. और ये तमाम चीज़ें जो हैं, यानी ये तमाम जो लर्निंग प्रोसेस है पूरी लाइफ का, ये फ़र्द के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि क्योंकि वो उसको हेल्प आउट करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से सरवाइव करता है, किस तरीके से उसे अडॉप्ट करता है और किस तरह से उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। सो दैट हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ना सिर्फ पूरी ज़िंदगी चलता है, बल्कि ये सीखने का अमल जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे अंदर जितनी खूबियाँ होते हैं उनको समअप करने में अहम किरदार अदा करता है। डेफिनेशन अगर हम यहाँ देखें लर्निंग की, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी इन्वायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो माहौल की रिक्वायरमेंट है, और माहौल क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, वो जो सिचुएशंस है, वो डिफरेंट जो हालात हैं जो कि हमारा माहौल हमसे जो है वो रिक्वायर करता है, इन तमाम चीज़ों की मॉडिफिकेशन के लिए लर्निंग जो है एक अहम किरदार अदा करती है। यानी कि जो लर्निंग है वो तमाम एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, हमारे किरदार के अंदर हर तरह की वो तब्दीली ही पैदा करती है जिसकी बदौलत हम अपने माहौल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, उसको पूरा करते हैं। या हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, ये हमारी लर्निंग की बदौलत ही हमारी आदत, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी नॉलेज जो है वो बनती है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और ये नई चीज़ें या नए काम करने की तरफ हमें इन्वॉल्व करती है, उभारती है। एंड इट ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, और ये फ़र्द को जो है अपने इर्द गिर्द जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए तैयार करती है, और टू एडजस्ट द न्यू सिचुएशन, और नई सिचुएशन के मुताबिक उसको ढालने के लिए उसको हेल्प आउट करती है। सो दैट लर्निंग, जब लर्निंग का मतलब सीखना है, यानी जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो किस लिए सीखते हैं, ताकि हमारे लिए आइंदा के लिए आसानी हो, ताकि हम चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकें, ताकि हम जो है
फिर चीज़ों को और माहौल के मुताबिक जो है अपने आप को ढाल सके। इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। इसी की बदौलत जो है हमारे किरदार के अंदर जो है वो तब्दीली आती है। और ये तब्दीली जो होती है अमूमन हम लर्निंग के प्रोसेस के ज़रिए से ही सीखते हैं। इट एनेबल हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन द गोल। और यही जो तब्दीलियां हैं जो कि जो चीज़ें सीखने से फ़र्द जो है वो हासिल करता है, वो उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो अपने जो गोल है, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, छोटे से छोटे मकसद से लेके बड़े मकसद को हासिल करने के लिए वो लर्निंग का जो है वो सहारा लेता है। लर्निंग उसको हेल्प आउट करती है। Here is the definition of different psychologists. And it is acquiring of knowledge, यानी ये knowledge के हसूल का जो है वो तरीका होती है। सिंपल हम जब कोई बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, आपने क्या लर्न किया, आप क्या सीख रहे हो, तो सीखना क्या होता है? सीखना होता है कि आपकी मालूमात के अंदर जो है जो खातिर खा इजाफा होता है, वो लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। हाँ, इस सिलसिले में हेनरी पी स्मिथ जो हैं साइकोलॉजिस्ट, वो इस बारे में लिखते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी लर्निंग जो है वो नए बिहेवियर को सीखने का, अपनाने का अमल है, या उसको स्ट्रेंथन करने का, उसको ताकतवर करने का अमल है। या हम कह सकते हैं कि जो पुराना हमारा बिहेवियर या पुराना किरदार होता है जो कि वीक होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने रिजल्ट्स के, अपने एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट की बेस के ऊपर उस कमज़ोर जो हमारा बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लर्निंग करते हैं। तो हेनरी पी स्मिथ के मुताबिक लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी किरदार के अंदर जो है वो बेहतरी के लिए जो है वो उसको बेहतर बनाता है, ताकि वो आइंदा आने वाले चीज़ों को जो है उनसे निपटने के काबिल बन सके। क्रो एंड क्रो लिखते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यानी ये हमारी हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स के को सीखने का, उनके अंदर जो है वो तब्दीली लाने का जो है एक प्रोसेस है। या हम कह सकते हैं कि लर्निंग के ज़रिए से हम अपनी हैबिट्स, नई मालूमात और हमारा जो एटीट्यूड या हमारा रवैया है उसको अपनाते हैं। लर्निंग इज़ relatively permanent change in behavior brought about by experience. रॉड प्लॉटिंग रॉड प्लॉटिंग जो है, प्लॉटिंग जो लिखते हैं इस बारे में कि लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है, मुस्तकिल, तकरीबन एक मुस्तकिल चेंज है हमारे किरदार के अंदर, जो कि मुसलसल एक्सपीरियंस या तजुर्बात की बुनियाद पर आती है। ये वो डेफिनेशन थी लर्निंग की जो कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट हैं की। सिंपली फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज़, हम लर्निंग का जो आम मफहूम है उसका मतलब होता है सीखना, आगे बढ़ना, किसी चीज़ के बारे में जानना, लर्न करना। या हम कह सकते हैं इसको टेक्निकली कि किसी तजर्बे की रोशनी में या एक्सपीरियंसेस की रोशनी में जब हमारे किरदार के अंदर एक देर पर तब्दीली आती है, एक्सचेंज आती है, तो वो लर्निंग कहलाती है। यानी कि हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ हमने लर्न नहीं की होती तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती, लेकिन हम जब कुछ सीख लेते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाती है। हेयर वी डिस्कस द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। लर्निंग जो है उसकी क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, या हम वन बाय वन इनको देखेंगे। नंबर वन, लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, यानी ये हमारे किरदार में तब्दीली है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लर्निंग जो है इसका अमल सारी ज़िंदगी चलता है, पैदाइश से शुरू होता है, ये बर्थ के बाद से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी जो है ये अमल जारी रहता है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी एक ये जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक सेम प्रोसेस है, और इसकी इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग का कोई ना कोई मकसद होता है, ये गोल डायरेक्टेड होती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस।
और इसके अंदर जो है हमारी जो तजुबात है उसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इस लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। कोई भी जब हम तजुर्बा करते हैं तो एक नई चीज़ को सीखते हैं, एक नई चीज़ जो है वो हम बनाते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, और लर्निंग जो है वो दरअसल इन्वायरमेंट और हमारी जो एक्टिविटी होती है उसका प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट से मुराद ये है कि किसी एक्टिविटी जब हम कोई करते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, किसी माहौल की वजह से, तो वो लर्निंग का प्रोसेस होता है। यानी लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो सरगर्मी है, जो हम तजर्बा करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, वो हमारे जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर जो है वो हेल्पफुल कंडीशन इख्तियार करते हैं। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। इसी तरीके से एक तरह की लर्निंग जो है वो दूसरी तरह की सिचुएशन के अंदर हेल्पफुल होती है, ये ट्रांसफरेबल भी होती है। मसलन अगर मैं एक हाथ से काम करना सीखती हूँ तो इस हाथ के ज़रिए से मैं और कोई काम भी कर सकती हूँ। जैसे अगर आप लिखना सीखते हैं तो लिखने के साथ साथ जो है वो आप के ज़रिए से पेंटिंग भी कर सकते हैं, ब्रश को भी चला सकते हैं। इसी तरीके से आप कटिंग करना भी सीख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो इसके साथ साथ आप जो है वो आप मोटरसाइकिल चलाना भी सीख सकते हैं। या अगर एक तरह की गाड़ी हम चलाना सीखेंगे तो ये हमें दूसरी और तरह की गाड़ी चलाने में भी हमें हेल्प करता है। सो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, और लर्निंग जो है हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे मकासद होते हैं, उनके लिए जो है वो एक हेल्पफुल सिचुएशन इख्तियार करता है। अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर लर्निंग हेल्पफुल होता है। लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी लर्निंग का प्रोसेस जो है हेल्पफुल होता है। कैसे? क्योंकि जब आप सीखते हो कि व्हाट इज़ द ग्रोथ, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, और उसके रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है वो प्रॉपर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके लिए हेल्पफुल होगा। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। लर्निंग के ही ज़रिए से हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस को सीखते हैं। यानी कैसे एक पर्सनैलिटी कैसे बैलेंस हो सकती है? ऑब्वियसली आप जब तक इसको लर्न नहीं करोगे, दूसरे लोगों से नहीं सीखोगे, टीचर से सीखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं, अपनी बुक्स के ज़रिए से सीखते हैं, तो मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए से हम लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से सीखते हैं कि हम कैसे एक बैलेंस पर्सनैलिटी बना सकते हैं। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, ये हमें प्रॉपर एडजस्ट होने के काबिल बनाती है। लर्निंग हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लाइफ, और ये हमें अपने गोल्स ऑफ लाइफ यानी हमारे लाइफ का मकसद क्या है उसको समझने में जो है वो हेल्पफुल होती है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, और लर्निंग जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। लर्निंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें ये हमें सिखाती है, इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है हम देखते हैं कि लर्निंग एक अहम रोल जो है वो यहाँ पर अदा करती है। इसके अलावा हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जब हमारी एडजस्टमेंट है, हमारे गोल्स ऑफ लाइफ की एडजस्टमेंट है, रियलाइजेशन है, इन तमाम चीज़ों के अंदर लर्निंग का प्रोसेस जो है वो अहम किरदार अदा करता है। सेकेंडली हम देखते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जैसे आपको बताया गया, इट स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग और स्टार्ट आफ्टर बर्थ और टिल जो है वो ओल्ड एज तक, टिल एंड तक जो है लाइफ के फर्द जो है वो लर्न करता है, और लर्निंग का प्रोसेस जारी और सारी रहता है। Here we discuss the types of learning. Learning has the following types. These are also considered as methods of learning. इनको methods of learning भी कहा जाता है क्योंकि इनके ज़रिए से हम देखते हैं कि लर्निंग को कैसे सीखा जा सकता है। So that these are the types and also called the methods of learning.
These are number one, learning by trial and error. Number two, learning by observation. Number three, learning by insight or cognition. And in the last, learning by conditioning. इन सब को मैं अलग अलग लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर को देखेंगे कि व्हाट इज लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो है वो क्या होता है. ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं, मेथड भी हम इसको कह सकते हैं. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम किया. और इनकी जो ये थ्योरी थी, ये बाद में एजुकेशनल फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई है, और आज भी इनकी थ्योरी को जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. 1949 में आई थिंक इनकी जो है वो डेथ है, और इससे पहले इनका काम है ये, और इसको बहुत ज़्यादा जो है पजीराई हासिल हुई. अकॉर्डिंग टू हिम, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर. इनके मुताबिक जो है वो लर्निंग को हम सही और ख़ता के ज़रिए से सीखते हैं. यानी हमारी लाइफ के अंदर हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गलतियां करते हैं, और फिर उन गलतियों के ज़रिए से हम सीखते हैं. In learning, the learner selects a correct response out of a large number of possible ones and connects it with the appropriate stimulus. वो कहते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वंस, यानी कि जब फर्द जो है किसी काम को बार बार करता है, तो उसके अंदर से जो सही वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं हम उनको चुन लेते हैं, और इसको अपने अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जो है उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं. यानी लाइफ के अंदर आप जो है किसी चीज़ को जब करते हो, तो आप जो गलती होती है नेक्स्ट टाइम उसको नहीं दोहराते हैं, ठीक है, और जो सही वाली चीज़ होती है हम उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. यही ट्रायल एंड एरर होता है. लर्निंग बाय दिस मेथड इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. और इस तरीके लर्निंग का वो ये तरीका जिसके अंदर हम बार बार चीज़ों को दोहराते हैं और उनमें से सही रिस्पॉन्सेस को चुन लेते हैं, गलत वालों को छोड़ देते हैं, ये लर्निंग का तरीका जो है, मेथड जो है वो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहलाता है. इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल ऐसे दे सकती हूँ कि आपके फॉर एग्जांपल आपके पास चाबियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, ठीक है, और आपने कोई डोर उससे खोलना है. आप जब फर्स्ट टाइम उसको लगाव करेंगे, डोर को खोलेंगे लॉक को, आप एक चाबी को लगाते हैं, आपको कामयाबी नहीं हुई, आप दूसरी को लगाते हैं, तीसरी को लगाते हैं, और फॉर एग्जांपल 6 नंबर या 7 नंबर वाली जो है वो कि आपकी लग गई और लॉक खुल गया. अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप अगर आपको एग्जैक्ट चाबी नहीं याद होगी तो आपके माइंड में ये ज़रूर होगा कि इतने ट्रायल के बाद, 5-6 ट्रायल के बाद या 7-8 ट्रायल के बाद नियर अबाउट जो है आपको चाबी लगी है. तो बाद हम क्या करते हैं कि पहले 4 या 5 को स्किप कर देते हैं. अगर 7-8 पे हमें शक है तो हम 6 या 7 से उसको ट्राई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अगली उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि बार बार जो है वो काम करने से हम एग्जैक्टली जो है वो नंबरिंग हमारी माइंड में आ जाती है, या हम सिर्फ उस चाबी तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जो कि हमने जो यानी कि हम जो रॉन्ग जो रिस्पॉन्सेज थे उनको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ राइट वन की तरफ जो है वो जाते हैं. ऐसे ही ज़िंदगी में हम बहुत से काम जो है वो ट्रायल एंड एरर की बेस पे जो है वो सीखते हैं. यहाँ पर थॉर्नडाइक ने अपनी इसको प्रूव करने के लिए इस थ्योरी को या इस मेथड को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड हिज थ्योरी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन हिज कैट इन द पजल बॉक्स. उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया और इसके अंदर उन्होंने अपनी जो पेट उनकी बिल्ली थी उसको रखा. इसमें प्रोसीजर क्या था, द डोर ऑफ द बॉक्स कुड बी ओपन बाय पुलिंग द स्टिंग्स इनसाइड द बॉक्स. बॉक्स के अंदर एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, एक रस्सी लगी हुई थी, अगर उसको खींचा जाए तो डोर जो था वो तब खुलना था. और बिल्ली को भूखा रखा गया. A fish was kept outside. The cat was tried to come out of the box by squeezing
जंपिंग, बाइटिंग एक्सेट्रा। यानी शुरू में बिल्ली ने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो बिल्ली तक जो फिश तक अपनी खुराक तक पहुंचने के लिए कभी जंप लगाई, कभी उसको आगे की तरफ बढ़ी, उल्टी बुल्टी जो भी उसने हरकतें की। As the experiment was repeated for several times, the wrong movements decreased, and in the end, the cat was able to open the door in a single trial. और उसने जो है एक सिंगल ट्रायल के अंदर जो है वो उसको खोल लिया, यानी वो सक्सेस तक उन्हें लर्न कर लिया कि इस चीज़ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी मुझे इधर उधर नहीं भागना, मुझे जो है वो हाथ निकाल के काम नहीं करना। यहाँ आप आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ एक पिक्चर के अंदर आप देखें कि एक लीवर लगा हुआ है। ये इस लीवर को अगर बिल्ली खींचती है तो ये दरवाज़ा जो है वो खुलेगा और वो अपनी खुराक तक जो है वो पहुंचेगी। लिहाजा इस तस्वीर के अंदर आप देखें कि पहले बिल्ली ने हाथ निकाल के फिश तक पहुंचने की कोशिश की, फिर जंप लगा के उसको देखा, उसने दूसरे तरीके से कोशिश की, लेकिन जब एक्सीडेंटली उसका हाथ लीवर के ऊपर पड़ा और लीवर से वो दरवाज़ा खुल गया, तो अगली दफ़ा उसने जो दूसरी हरकतें थी वो कम की। और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आया कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिल्ली ने फर्स्ट टाइम में ही ये सीख लिया कि अगर मैं लीवर को पुल करूंगी तो डोर खुल जाएगा और मैं खुराक तक पहुंच जाऊंगी। इसी को बेस बनाते हुए थॉर्नडाइक ने बताया कि हम किस तरीके से अपने जो है वो मकसद तक पहुंचते हैं। फैक्टर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर हैं जो कि यहाँ पर और इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किए गए। इसमें मोटिव और ड्राइव, अब हम देखते हैं कि मोटिव क्या होता है, ड्राइव किसको कहते हैं। ड्राइव इज़ अ टेंशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम नीड्स, यानी हमारी ज़रूरियात, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये हमारे अंदर एक खिंचाव की जो है वो स्टेट पैदा हो जाती है, बेचैनी हमारे अंदर हो जाती है, इसी को ड्राइव कहते हैं, इसको ख्वाहिशियाँ ड्राइव कहते हैं। वेयर देर इज़ ड्राइव और मोटिव देर इज़ लर्निंग, जब भी कोई ड्राइव पैदा होती है, जब भी कोई मोहरिक होता है, काम पैदा होती है, तो इसके लिए हम सीखते हैं। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वाज हंगर, जो ये एक्सपेरिमेंट था बिल्ली वाला, इसके अंदर ड्राइव क्या थी, वो थी भूख। सेम ऐसे ही जैसे आपको हमें जब बहुत शदीद भूख लग रही होती है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम और कामों को छोड़ते हैं और सिर्फ उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से हमें खुराक मिल सकती है। तो यहाँ पर पहली जो चीज़ है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, लर्निंग का जो पहला मकसद है वो उसके लिए उसका मोटिव या उसका ड्राइव होना, यानी कि मोहरिक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए ड्राइव क्या होगी, उसके लिए पास होना, बहुत अच्छे नंबर लेना, एक्सटेंशन लेना। अब ये तीनों सिचुएशन के अंदर मैं उसके हिसाब से जितनी उसकी ज़्यादा ड्राइव होगी, मोटिव जितना उसका होगा जिस लेवल का, उसी लेवल की जो है वो लर्निंग जो है वो करता है, उसी लेवल का वो सीखेगा और उसी लेवल पे वो आगे बढ़ता है। नंबर 2 इज स्टिमुलस और गोल। जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी ड्राइव या मोटिव होगा उतना ही आप लर्निंग की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब होंगे। सेकेंड थिंग है स्टिमुलस और गोल आपका क्या है। इट इज़ द कैजुअल फैक्टर फॉर एक्टिविटी। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट फूड इज़ द स्टिमुलस, टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ द गोल। यानी इसके अंदर उसका जो स्टिमुलस था, जो उसको स्टिमुलेट करता है, मोहरिक जो था उसका, मुहैया जो था वो थी फूड, यानी खुराक को हासिल करने के लिए जो है उसको उसको खुराक हासिल करनी थी। और खुराक कैसे हासिल हो रही थी, उसको बॉक्स से निकलने के बाद होनी थी। In the trial and error learning, the third factor is responses. The cat makes a number of varied types of responses like scratching, pulling, etc. The responses will lead to the goal known as satisfying responses. यानी कि बिल्ली ने इस तजर्बे में आपने देखा कि उसने शुरू के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रिस्पॉन्सेज दिए, खुरचने की कोशिश की, जंप लगाई, पुल करने की कोशिश की, लेकिन उसको जो गोल उसको सही सेटिस्फेक्शन की तरफ ले गया वो उसके सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज थे। द रिस्पॉन्सेज विच डू नॉट लीड टू द गोल इज़ नोन एज अनोइंग रिस्पॉन्सेज। और जिन्होंने
जो रिस्पॉन्सेज उसके मकसद की तरफ, मकसद क्या था, खुराक हासिल करना, उस तरफ नहीं लिए गए, उनको जो है वो इग्नोर कर दिया गया। There is a block. The cat was confined in the box with a closed door. और जो उसके राह में जो रुकावट थी वो क्या थी कि वो बॉक्स के अंदर जो है वो, डोर के अंदर जो है वो, क्लोज डोर की वजह से बॉक्स के अंदर जो है वो फंसी हुई थी। देन चांस सक्सेस, यानी सक्सेस का कितना चांस था। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोमेंट्स द कैट बाय चांस सक्सीडेड इन ओपनिंग द डोर। किसी भी काम के लिए हम देखते हैं कि बाय चांस जो है, हो सकता है आप पहले स्टेप पे ही कामयाब हो जाएं, हो सकता है आपको 10वें स्टेप पे कामयाबी मिले, हो सकता है आप 99 पे जाके जो है वो सक्सेस हासिल करते हैं। तो रैंडम मोमेंट्स के अंदर कोई भी जो है वो सक्सेसफुल चांस जो है वो हो सकता है, यानी पहले मोमेंट में भी उससे जो है वो डोर ओपन हो सकता था, और ये जो है वो 10वीं 20वीं 30वीं किसी भी ट्रायल के अंदर जाकर हो सकता है। तो ट्रायल एंड में ये चांस होता है। Then selection of proper movement. Gradually, the cat selected the proper way of pulling the string out of its random movements. और आहिस्ता आहिस्ता उसने सीख लिया कि उसको और किस काम के जरिए से जो है वो सक्सेस हासिल होगी, और उसको उसने करना सीख लिया। Last is the fixation. At last, the cat learned the proper way of opening the door by eliminating all the incorrect responses and fixing only right response. यानी उसने जितने भी इनकरेक्ट जो रिस्पॉन्सेज थे जिनकी मदद से वो खुराक तक नहीं पहुंच रही थी, उसने सीख लिया कि मुझे इनको नहीं करना, सिर्फ मुझे राइट वे को जो है वो अपनाना है। नाउ द कैट वॉज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर, और उसने बगैर किसी गलती के जो है वो अपने मकसद तक पहुंच गई। इस सीरीज के अंदर, इस लर्निंग के अंदर यही चीज़ हम सीखते हैं कि हम जब बार बार गलतियां करते हैं और एक वक्त आता है कि हम सही रिस्पॉन्स पर पहुंचते हैं, तो हमारी नेक्स्ट टाइम कोशिश होती है कि हमारी गलतियां कम से कम हो। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ याद करते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, लेकिन फिर जब आप सीख जाते हो कि ये इस वजह से हमारी गलतियां हो रही हैं, और आखिर उन मिस्टेक्स को आप बार बार निकालते चले जाते हो, तो हम देखते हैं कि हमारी जो लर्निंग के प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, और एक टाइम आता है कि हम सही चीज़ को लर्न करना सीख जाते हैं। इन द लास्ट हेयर वी डिस्कस द लॉज ऑफ लर्निंग, और थॉर्नडाइक ने डिफरेंट लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, जिनमें से द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ रेडीनेस, नंबर 2 इज द लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड नंबर 3 इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज. We will discuss here the one by one. Number one is the law of readiness. The law states that when any conduction unit is ready to conduct, for it to conduct is satisfying. यानी जब आप किसी काम के लिए जो है कि करने के लिए आप मेंटली तौर पर रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो इसका कंडक्शन जो होता है वो सेटिस्फाइंग होता है, यानी आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि जब भी हम अपनी मर्जी के तहत या हम किसी काम के लिए जो है अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो वो काम जो है वो जल्द हो जाता है बनिस्बत उस काम के जिसके लिए हम मेंटली तौर पर तैयार नहीं होते हैं। When any conduction unit is not ready to conduct, for it to conduct is annoying. यानी हम इसके लिए फिर जो है annoying पॉलिसी अपनाते हैं या कुछ गड़बड़ कर जाते हैं या उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। So that when any conduction unit is ready to conduct, for it not to conduct is also annoying. So that law, according to the law of readiness, पर्सन के लिए मेंटली तौर पर रेडी होना ज़रूरी है। सेम टू स्टूडेंट्स कि जब वो किसी काम के करने के लिए मेंटली तौर पर तैयार होते हैं, उसको करना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई मोटिवेशन होता है, कोई गोल या टारगेट वो बना लेते हैं, तो देन उसको जो है वो करना उनके लिए आसान हो जाता है। इसी को आगे लॉ ऑफ फ्रेशनेस भी जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर फ़र्द अगर किसी काम के लिए फ्रेशली जो है वो अवेलेबल होता है, उसको वो पूरी अपनी हम कह सकते हैं कि फ्रेशनेस के साथ, रेडीनेस के साथ करता है, तो वो उसके सक्सेस के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2 इज द लॉ ऑफ इफेक्ट. According to this law, the law stated
that any behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. यानी सिंपली ये है कि हम जो भी काम करते हैं उनमें जिस चीज़ से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे हमें अच्छा तासुर मिलता है, जिससे हमें सक्सेस मिलती है, जिससे हमें कामयाबी मिलती है, हम उसको अपना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड वो चीज़ें जो कि अनप्लेजेंट होती हैं हमारे लिए, जिनसे हमें बुरा रिजल्ट मिलता है, जिससे हमें नाकामी मिलती है, या जिससे हमें खुशगवार तासुर नहीं मिलता, उनको हम छोड़ देते हैं। और यही हम जो है वो लर्निंग के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस लॉ को। नंबर 3 लॉ इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, and according to this law, the law states that repeated exercising of a response strengthens its connection with the stimulus, and connection is weakened through failure of practice. इसके मुताबिक हम जितनी ज़्यादा किसी काम को करने के लिए जो है बार बार कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसकी बुनियाद पर हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको स्ट्रेंथन मिलती है और हम अपने गोल तक जो है वो पहुंच पाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम बार बार एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये चीज़ हमारी जो भी हमारा टारगेट होता है उसको वीकेंड करती है और इसकी बुनियाद पर फेलियर जो है वो होता है। सो दैट लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक, जैसे हमने लर्निंग के स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन को भी देखा कि जब भी आप कोई चीज़ बार बार करते हो तो ये आपकी लर्निंग के अंदर जो है वो ना सिर्फ इजाफा करती है, बल्कि ये हमारी जो है वो कामयाबी या कामयाब जो हमारे जो रिस्पॉन्सेज है उनके अंदर भी जो है वो इजाफे का बायस बनती है। तो मश्क या एक्सरसाइज जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स के लिए भी इसी चीज़ को जो है कहा जाता है, और वो जो लोग इस चीज़ को अपनाते हैं, जो बार बार एक चीज़ को लर्न करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस प्रैक्टिस के नतीजे में उनकी कामयाबी की रेट बढ़ जाता है। In the last we discussed the educational implications of Thorndike's theory. थॉर्नडाइक की जो ये थ्योरी है ये बहुत सक्सेसफुल वर्क था उनका, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और ये आज भी एजुकेशन के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ हम चंद एक को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, ही लर्न्स मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। यानी उनके मुताबिक जब भी कोई बच्चा जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस हमने देखा था कि किसी चीज़ के लिए तैयार होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा तेज़ी के साथ इफ़ेक्टिवली जो है वो चीज़ों को लर्न करेगा। ही वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड नॉट फोर्स टू लर्न, इसीलिए वो वॉन्ट्स करते हैं, ख़बरदार करते हैं कि ज़बरदस्ती आप जो है वो बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने पे फोर्स ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अगर जैसे कि वो मेंटली तौर पे किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, किसी फील्ड में वो नहीं जाना चाहता, किसी चीज़ को वो नहीं पढ़ना चाहता, और आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कामयाबी की बजाय नाकामी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। नंबर 2, अ टीचर मस्ट प्रोवाइड लर्निंग इन्वायरमेंट। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की है, वो कि किस तरीके से वो बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो ना सिर्फ प्रोवाइड करता है बल्कि उसकी तरफ उसको माइल करता है, उसको मोटिवेट करता है। द टास्क ऑफ द टीचर इज़ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय अराउजिंग इंटरेस्ट, और टीचर का ये मकसद है कि वो, उसका ये काम है कि वो बच्चों के अंदर मोटिवेशन लेवल पैदा करे, उनके अंदर इंटरेस्ट के लेवल को बढ़ाए, ताकि वो लर्निंग के प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। इसीलिए छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक हम देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट पिक्चर्स के ज़रिए से, डिफरेंट जो है वो एजुकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स की मदद से उनको एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। उनकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बार बार उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मोटिवेट किया जाता है, ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट, ना सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप हो बल्कि वो अपने गोल को भी जो है वो समझे और उसके मुताबिक लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इन द लास्ट, लर्नर्स शुड बी इनकरेज
to perform his task independently. He must try various solutions to the problem before arriving at the correct time. और लर्नर्स को इनक्रेज किया जाता है कि वो अपने काम को जो है वो खुद करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को सामने रखते हैं अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए, और सही टाइम पर वो किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये करना जो है उनको सिखाया जाता है। सो दैट लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से और थॉर्नडाइक के जो तरीक़ाकार है जिसको हम लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहते हैं, इस मेथड के ज़रिए से एजुकेशनल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स जो है वो देखने में आई हैं, और अभी तक इन डिफरेंट लॉज को जो है वो ना सिर्फ अप्लाई किया जाता है बल्कि इनकी मदद से जो है वो स्टूडेंट्स के एजुकेशनल लेवल को जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो मच।